अरे ओ राजू, उठ। और कितना सोएगा रे? हाँ, मैं यहाँ पर हर दिन अपना पसीना बहा रहा हूँ और तू है कि यहाँ पर पड़े पड़े पलंग तोड़ रहा है। अरे भैया, क्या है सुबह सुबह आपको? जितना मुर्गा बांग नहीं देता है ना, उससे ज्यादा तो आप चिल्ला देते हो। और वैसे भी मुझे क्या ही जरूरत है काम करने की? आप तो कमाते ही हो। आप कमाओ, मैं मस्त बैठ कर खाऊंगा। ये जो तू आलस कर रहा है ना, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। ये आलस तुझे एक दिन ले डूबेगा, समझा तू? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा? अरे कुछ काम कर लिया कर, बाहर का काम नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत घर का ही काम कर लिया कर, बदन में फुर्ती रहेगी तेरी। हैं? अरे भैया, आप मेरी फुर्ती की चिंता मत करो। मेरे बदन में बहुत फुर्ती है। चील की निगाह है मेरी यहाँ। लगता है बेटा तेरी नींद अभी खुली नहीं है, तुझे खर्चा पानी देना ही पड़ेगा लगता है। दूं क्या? हाँ बोलू तुझे अभी मैं खर्चा पानी? शिवम को गुस्से में देखकर राजू तुरंत खड़ा हो जाता है। अरे नहीं नहीं भैया, खुल गई मेरी नींद। बोलिए, मुझे अब क्या करना होगा? तू दिन भर करता क्या है यहाँ? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये घर कितना गंदा हुआ पड़ा है। ये अलमारी पिछले 2 दिनों से साफ नहीं हुई है। कल रात के खाए हुए बर्तन भी पड़े हुए हैं। अरे कम से कम ये सब काम तो तू निपटा दे, लेकिन नहीं, तुझे की बस पलंग में पड़ा रहता है। देख बेटा, अगर आज शाम तक ये सब काम नहीं निपटा तो फिर मैं तुझे ही निपटा दूंगा, समझा तू? अरे नहीं भैया, ऐसा मत करना। मैं अभी सारा काम निपटा देता हूँ, आप गुस्सा मत करो। ठीक है, जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दो। मैं खेत पर जा रहा हूं, तेरे लिए खाना बना दिया है, खा लेना। और हाँ, एक बात और सुन ले, मैंने सुना है कि तू आजकल अपनी उस लफंगे दोस्त बाबूराव के साथ बहुत इधर इधर घूम रहा है। हाँ, अगर बेटा आज के बाद मैंने तुझे उस लफंगे के साथ बाहर घूमते हुए देख लिया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझा तू? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है। ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नहीं जाऊंगा मैं उस बाबू के साथ घूमने। इतना बोलकर शिवम अपने खेत के लिए निकल जाता है। लगता है आज मैंने अपने भाई को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। आखिर जैसा भी है तो मेरा भाई ही ना। एक काम करता हूँ, आज जब खेत से लौटूंगा ना, तब उसके लिए कुछ खाने को लेकर आ जाऊंगा। शिवम इतना सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी सामने से राजू का दोस्त बाबूराव उसकी ओर आ रहा होता है। मैं क्या शिवम भैया, नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते। शिवम भैया, मैं तो आप ही का घर जा रहा था। क्यों भला? तुम्हें मेरे घर जाने की क्या जरूरत पड़ गई है? अरे भैया, क्या जरूरत पड़ गई मतलब? आपके घर अपने दोस्त राजू से मिलने जा रहा हूँ। इस गर्मी में हम दोनों मस्त गांव के तालाब के किनारे बैठकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं। अच्छा, लेकिन लगता है बेटा आज तुम दोनों की आइसक्रीम पार्टी हो नहीं पाएगी। क्यों भैया, क्यों नहीं हो पाएगी आज हमारी आइसक्रीम पार्टी? क्योंकि राजू घर पर नहीं है। वो गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के घर गया हुआ है। अब तो वो सीधा गर्मियों की छुट्टी के बाद ही आएगा। ओ, ऐसी बात है क्या? अच्छा हुआ भैया आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मैं तो बेमतलब का आपके घर जाकर परेशान हो रहा होता। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे खेत में जाने के लिए लेट हो रहा है। अच्छा हुआ मैंने इस बाबूराव को झूठ बोल दिया, वरना ये झूठ मूठ का राजू को लेकर इतनी गर्मी में इधर उधर घूमता। आइसक्रीम पार्टी करेगा वारी, लफंगा कहीं का। अबे शिवम के बच्चे, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है क्या? अबे मेरा नाम भी बाबूराव है, बाबूराव। मैं आज तक अच्छे अच्छों को बाटली में उतारा है, तो तू क्या चीज है बे? मुझे पता है कि राजू कहीं मामा वामा के घर नहीं गया है, वो अभी भी अपने घर में ही होगा। घूमने तो हम जाकर रहेंगे। इतना बोलकर बाबूराव राजू के घर पहुंच जाता है। अबे राजू, अबे ओ राजू, बाहर निकल बे। देख तुझसे मिलने तेरा जिगरी यार आया है बे, बाहर आ जल्दी। ये तो बाबू की आवाज है, लगता है मुझे बुलाने आया है। मैं क्या लाडले बाबू, क्या हाल है? कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? अबे क्या काम था मतलब? तू भूल गया है क्या हमारा गर्मियों का प्लान? चल यार, घूमने चलते हैं। और वैसे भी मैंने सुना है कि एक महान आत्मा वाले बाबा आए हुए हैं गांव में। वो जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। चल उनसे मिलके आते हैं।
नहीं भे, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। इतनी गर्मी में मुझसे तो घूमना नहीं हो पाएगा। हाँ, और वैसे भी मैं ये बाबा बाबा पे इतना भरोसा नहीं करता। एक काम कर, मेरे बदले तू चला जा बाबा के पास। अबे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू, हैं? अच्छा ठीक है, बाबा के पास नहीं जा सकता, लेकिन घूमने तो जा ही सकता है ना। तू घूमने के लिए क्यों मना कर रहा है बे? अरे यार, अब तुझसे क्या छुपाना। देख भाई, बात दरअसल ऐसी है कि शिवम भैया ने मुझे इधर इधर घूमने से मना किया है। खास करके तो तेरे साथ बिल्कुल ही घूमने से मना किया है। भैया ने मुझसे साफ साफ बोल दिया है, अगर आज मैं तेरे साथ घूमने गया तो भैया मुझे निपटा ही देंगे बिल्कुल। ओ, अबे यार बस इतनी सी बात है। अरे यार, अभी जब मैं तेरे घर की ओर आ रहा था ना, तो शिवम भैया मुझे रास्ते में ही मिले थे। वो मुझसे भी इस गर्मी में इधर उधर घूमने से मना कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बाबा के बारे में बताया तो वो मान गए। तू चिंता मत कर, वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तू सच बोल रहा है क्या? अबे हाँ यार, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा भला, है? अगर तुझे यकीन नहीं होता है तो फिर चल, तेरे भैया के साथ ही चलते हैं। चल। अबे नहीं नहीं, मुझे तुझ पे विश्वास है। चल तो फिर चलते हैं उस बाबा के पास। फिर राजू और बाबू उस बाबा से मिलने चले जाते हैं। अरे यार, यहाँ तो एक मक्खी भी नहीं भिनभिना रही है, और तू कह रहा था कि एक बहुत बड़े महान आत्मा वाले बाबा आने वाले। अबे तेरी खबर पक्की तो है ना? अरे यार, अब इससे कौन समझाए कि यहाँ पर कोई बाबा बाबा नहीं आने वाले। मैं तो इसे झूठ बोलकर यहाँ पर लाया था। अब क्या करूं? आइडिया। क्या हो गया बाबू, किस सोच में पड़ गया तू? हैं? कहाँ है ये तेरे महान आत्मा वाले बाबा? आज आएंगे भी या नहीं? अबे यार, तू भी ना जरा ध्यान से देख तो, कितनी गर्मी गिर रही है। लगता है बाबा गर्मी से बचने के लिए कहीं पर आराम कर रहे होंगे। बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे, तू चिंता मत कर। हाँ, ये हो सकता है। वैसे भी गर्मी बहुत तेज हो रही है। इतनी गर्मी में तो अच्छे अच्छू की आत्मा निकल जाएगी, तो ये बाबा किस खीत की मूली है। लेकिन जब तक ये बाबा आता नहीं, तब तक हम क्या करें? यहाँ इतनी गर्मी में मुझसे तो और नहीं रुका जा रहा। अरे यार, करना क्या है मेरे भाई, चल किसी बगीचे में जाकर मस्त ठंडी हवा खाते हैं। और यहाँ पास में तो एक बगीचा भी है, चल वहीं चलते। जब ये बाबा आ जाएगा तो वापस आ जाएंगे, और क्या है कि नहीं? क्या बात है यार, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है तूने। चल चलते, चल चल। फिर वो दोनों दोस्त पास ही के एक बागीचे में जाते हैं। यार बाबू, क्या ही जिंदगी हो गई है यार, कोई काम नहीं है करने को, बस खाओ और सो। यार इस ठंडे बगीचे में मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है। अबे ओ ठंडा बगीचा, जरा अपने मुंह पर तो करिए जनाब, कितने रसीले आम लगे हुए हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया बिल्कुल ही। अबे तू अपने मुंह के पानी को निकाल के पी ले और उससे मुंह भी धो ले। अगर हमने इन आमों को तोड़ा ना, तो इस बाग का मालिक हमारा मुंह तोड़ देगा, समझा? अबे यार, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे वो बगीचे का मालिक नहीं बल्कि कहीं का प्रधानमंत्री हो। तो चिंता मत कर, मैं जैसे बोलता हूँ बस वैसा करते जा। इतनी गर्मी में हमें रसीले आम खाने को मिलेंगे, उसके बारे में सोच जरा। और वैसे भी ये आम कितने नीचे हैं, मैं तो उछल उछल कर ही तोड़ लूंगा इन्हें। तू बस आसपास ध्यान रखना कि बाग का मालिक नहीं आ रहा हो। फिर बाबू उछल उछल कर आम तोड़ने लगता है। देखा राजू, कहा था ना उछल कर तोड़ लूंगा ये आम। ये देख कितने सारे आम हैं यहाँ पर। मैं क्या लाडले, थोड़ा मेरे सामने भी तो उछल लो। कौन है बे? इससे पहले बाबू कुछ और बोल पाता, वो आदमी उसको डांटते धपाधप पीटने लगता है। बाबू जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मम्मी रे, मर गया, बहुत तेज सूत दिया इसने। माँ कसम, बहुत तेज दर्द हो रहा है, भागो। अब तेरे लिए क्या अलग से खातिरदारी करूं मैं? हैं? लगाऊं क्या एक दो डंटा तेरे पिछवाड़े में? हाँ? चलो भागो यहाँ से, और दोबारा चुरा मत लेना मेरे बगीचे से आम, वरना अगली बार लाठी में तेल लगा कर मारूंगा। हाँ, आए बड़े आम चुराने वाले। दोनों भागकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, क्यों बे, मैंने तुझसे कहा था ना वहां से आम नहीं तोड़ते हैं। बजा दी ना उस मालिक ने तेरे पिछवाड़े पे, बजा। हाँ,
वो तो अच्छा हुआ कि हम सही समय पर वहां से निकल गए, वरना आज तो वो मार मार के हमारी गुठली ही निकाल देता। अरे तो मुझे क्या पता था कि वो माली का बच्चा वहां आ जाएगा। और वैसे भी इसमें सारी गलती तेरी है। मैंने तुझसे कहा था कि ध्यान रखना, लेकिन तू एक ही इधर उधर देख रहा था। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़, चल उस बाबा के पास चलते जिसके बारे में तू मुझे बता रहा था। अभी तक तो वो बाबा आ गए होंगे ना। हाँ यार, बाबा ना, हाँ, चल चल चलते। फिर वो दोनों बातें करते करते गांव के चौपाल में उस बाबा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी बाबा दिखाई ही नहीं दे रहा था। राजू बाबू से कहता है, बड़ा ही अजीब बाबा है यार। इतनी देर हो गई, ये बाबा है कहां पे? समय की कोई कदर है भी कि नहीं इस बाबा को? ओ बाबू, कहां है बे तेरा ये बाबा? अभी तक आया क्यों नहीं? अरे यार, आ जाएगा वो बाबा, तू चिंता मत कर। लगता है इतनी गर्मी गिर रही है ना, इसीलिए बाबा किसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लग गए होंगे, तभी उन्हें इतना समय लग रहा है। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। राजू उस आदमी को देखकर बोलता है, भाई जरा सुनिए तो। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? भाई मैंने सुना है कि आज यहाँ पर एक बाबा आने वाले थे, लेकिन इतनी देर हो चुकी, वो बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? क्या आप बता सकते हो कि वो बाबा कब तक आएंगे? क्या कहा? बाबा आने वाले हैं? देखो भाई, जहां तक मेरी जानकारी है आज यहाँ पर कोई बाबा बाबा नहीं आने वाले, लेकिन हाँ कुछ ही देर में यहाँ पर पंचायत शुरू होने वाली है। तुम चाहो तो जब मुखिया यहाँ पर आए तो उससे पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। अच्छा मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। क्यों बे बाबू, क्या ये सच बात है? यहाँ पर कोई बाबा बाबा नहीं आने वाले क्या? हाँ यार, बात तो सही है, लेकिन अब मैं क्या करता? तुझे घर से बाहर निकालने के लिए मुझे तुझसे झूठ बोलना पड़ा। मुझे माफ कर दे यार, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ सच बोल रहा हूं। क्या कहा? माफी? बेटा बाबू, आज तू गया। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बाबू के बच्चे। राजू की बात सुनते ही बाबू भागने लगता है और राजू उसका पीछा करने लगता है। अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है बाबू के बच्चे? आज तो तूने हद ही पार कर दी। आज तेरी वजह से भैया मुझे बहुत डांटेंगे। तूने तो मेरी फील्डिंग ही सेट कर दी बे। रुक जा। अरे यार भाई, माफ कर दे यार, अब से दोबारा कभी नहीं करूंगा, मम्मी कसम। दोनों भागते हुए एक आश्रम में पहुंचते हैं जहां एक साधु बाबा होते हैं। अरे साधु बाबा, बचाइए मुझे इस बकासूर दोस्त से। ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। अबे चुप, डिस्गस्टिंग कहीं का। आज जो तूने किया है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है बाबू। आज तेरी वजह से मुझे मेरे भैया से इतनी डांट पड़ने वाली है कि मैं क्या बताऊं। तू इधर आ, इधर आ तू। मैंने कहा शांति बच्चा, शांति। ज्यादा गुस्सा करना तुम्हारे दिमाग के लिए हानिकारक है। इससे तुम्हारे एक सेहत पर भी असर पड़ सकता है। और इतनी गर्मी गिर रही है, कहीं बेटा तुम अपने गुस्से के कारण निपट ना जाओ। लेकिन गुरुजी, इस आदमी ने काम ही ऐसा किया है कि आपको क्या बताऊं। आप अगर सुनोगे ना तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो बेटा, आराम से बताओ क्या किया है तुम्हारे बेकसूर दोस्त ने तुम्हारे साथ। अगर मुझसे सॉल्व हो पाएगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा मेरे बच्चे। फिर राजू स्लोली स्लोली सारी बात गुरुजी को बता देता है। अरे बच्चा, बस इतनी सी बात। तू देर मत, आराम से अपने घर जा और अपने बड़े भाई को सारी बात सच सच बता दे। तू देखना, तेरा बड़ा भाई तुझ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा। वो तुझे जरूर माफ करेगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, हर झूठ का उपाय सिर्फ सच के पास ही होता है, समझा? यार राजू, मेरे जिगर के छल्ला, मेरा दोस्त, मुझे भी माफ कर दे मेरे यारा। ठीक है, कोई बात नहीं बाबू। दोस्ती में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होते रहती हैं, लेकिन आइंदा से दोबारा ऐसा मजाक मत करना। इधर इधर तकलीफ होती है, समझा लाडले? फिर वो दोनों दोस्त उस आश्रम से निकलकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। शाम को जब शिवम घर आता है। क्यों रे राजू, मैंने सुना है कि तू आज फिर उस लफंगे बाबूराव के साथ बाहर घूमने गया था। हाँ, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या बे? मैंने तुझे मना किया था ना उस बाबू के साथ बाहर घूमने को, तो फिर तू क्यों गया? हाँ, तूने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी राजू। तुझे शर्म आनी चाहिए। डिस्गस्टिंग। हाँ भैया,
आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं गया था उस बाबू के साथ घूमने, लेकिन उसके पीछे एक वजह है। दरअसल बात ऐसी है कि फिर राजू शिवम को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें गलती तेरी भी है राजू। पर तूने सारी बात सच सच बता दी, इसलिए मैं तुझे माफ कर दे रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो तू तो जानता ही है अपना रूल, है कि नहीं? जी भैया, मैं जानता हूँ आपका रूल, दोबारा ऐसा नहीं होगा। राजू सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूँ, आज बहुत काम है। मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, तू खा लेना, ठीक है? ओके भैया, मैं खा लूंगा, आप बेफिक्रा होकर जाओ। इतना बोलकर शिवम अपने खेत के लिए निकल जाता है। जब शिवम खेत में खेती कर रहा होता है तब अचानक तपती धूप होने के कारण उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। शिवम वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी उसे बेहोश होता हुआ देखकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अरे आओ सब जल्दी जल्दी, लगता है शिवम को लू लग गया है। चलो जल्दी से इसे उठाकर इसके घर ले चलते हैं, और तुम में से कोई एक जाकर जल्दी से वैद्य जी को बुला लाओ। चलिए चलिए, हाथ लगाइए जल्दी। ये सब होते हुए बाबू देख रहा था। वो तुरंत राजू के पास जाता है और उसे आवाज देते हुए बोलता है, अबे ओ राजू के बच्चे जल्दी बाहर आ। अभी क्या हो गया बाबू, क्यों चिल्ला रहा है? और तू फिर आ गया मेरे घर। पता है ना भैया कितना गुस्सा करते हैं, अगर वो तुझे मेरे साथ देख लेते हैं तो। अबे यार, क्या तू ये सब बकवास की बातों के लेकर बैठ गया है? अबे तेरे भैया को जबरदस्त लू लग चुका है खेत में, वो बेहोश हुए पड़े हैं गर्मी के कारण। चल जल्दी से खेत चलते हैं तेरे भैया के पास। भावू, अब तो बेटा तूने हद ही पार कर दी है बिल्कुल। फिर से झूठ, हाँ फिर से झूठ। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। अब तो बेटा तू गया, अब मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। लगता है तुझे आज पब्लिक चंदन देना ही पड़ेगा। तेरी तो। फिर तभी गांव वाले शिवम को उठाकर ला रहे होते हैं और उसे घर में लिटाकर चले जाते हैं। अरे भैया, ये क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना भैया? नहीं नहीं मुन्ना, रोते नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी चक्कर आ गई है, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी, तू चिंता मत कर लाडले। थोड़ी देर बाद जब रात होती है तब शिवम अचानक से जोर जोर से खांसने लगता है। वो जोर से अपने भाई राजू को आवाज निकालकर बुलाने की कोशिश करता है। राजू मेरे भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे भाई। राजू बहुत ही गहरी नींद में होता है। वो शिवम की आवाज सुन नहीं पाता और थोड़ी देर बाद शिवम अपना दम तोड़ देता है। शिवम, अरे ओ शिवम, राजू कहाँ हो? कोई तो बाहर आओ, इतनी सुबह हो चुकी है, तुम अभी भी सो रहे हो। वैद्य की आवाज सुनकर राजू बाहर आता है। अरे वाइद जी, आप इतनी सुबह सुबह यहां क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है बेटा तेरी नींद खुली नहीं है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है बेटा। कल तेरे भाई को लू लग गया था ना गर्मी की वजह से। मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने उपाय के पैसे लेता चलूं और साथ में शिवम की तबीयत भी देख लूंगा। तो बताओ कैसी तबीयत है उसकी? मेरे इलाज से तो वो बिल्कुल टनटनाटन हो गया होगा। हाँ काका, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आइए आइए, अंदर चल के देखते हैं, आइए। फिर वैद्य जी और राजू दोनों शिवम की तबीयत देखने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। वो दोनों वहां देखते हैं कि शिवम की सांसें बिल्कुल नाम सी हो रखी हैं। उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो गया है। वैद्य शिवम की सांस चेक करता है। वैद्य जी, ये क्या हो गया? भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? शिवम बेटा, आई एम सॉरी, अब शिवम हमारे बीच में नहीं रहा। ही इज नो मोर। क्या कहा? ही इज नो मोर? अरे वैद्य जी, ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भैया उठो,
उठो भैया, देखो आपका राजू आपको आवाज लगा रहा है, उठो। राजू बेटा, खुद को संभालो। ये सब तो ऊपर वाले की माया है, होनी को कौन टाल सकता है मेरे बच्चे। अब हमें शिवम का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। फिर राजू शिवम का अंतिम संस्कार कर देता है। ओ राजू, अरे ओ राजू के बच्चे, कहाँ है बे? बाहर तो आ जरा, कुछ काम है तेरे से। अरे जमींदार जी, आप यहाँ, कहिए कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? क्या काम था मतलब? अरे मैंने सुना है कि गर्मी से लू लगने की वजह से तेरे भाई की मृत्यु हो गई है। देख भाई राजू, तेरे भाई ने मुझसे पूरे 5 लाख रुपए उधार लिए थे खेती करने के लिए, और अब तो वो इस दुनिया से जा चुका है। और मेरे धंधे का एक वसूल है कि जान जाए पर माल ना जाए, समझा? इसलिए अब तेरे भाई का कर्जा तू चुकाएगा, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। अरे पर जमींदार साहब, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है आपको देने के लिए, और ना ही मैं कोई काम जानता हूं। मैं कैसे आपको पैसे दूंगा? मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे पता था कि तू ऐसी कुछ बात बोलेगा, इसीलिए मैं पहले से ही इंतजाम करके आ रहा हूं। तू जिस घर में रह रहा है ना, उस घर को मैं अपने कब्जे में ले रहा हूं, और जब तक तू अपना कर्ज नहीं चुका देता, तब तक ये घर मेरे कब्जे में रहेगा, समझा तू? नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं तो अब अनाथ हो चुका, इस घर के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। इस घर से मेरे भैया की यादें जुड़ी हुई हैं। भगवान के लिए इस घर पर अपना कब्जा मत करिए, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अबे ओ, मुझे तेरी यादों से कोई लेना देना नहीं है, समझा तू? चुपचाप ये घर खाली करके यहां से निकल ले, वरना तेरी यादों के साथ साथ तेरा ये घर भी अपने आदमियों से तोड़वा दूंगा, समझा? चलो चलो, अब जल्दी से अपना घर खाली कर दो। राजू जल्दी से अपना घर खाली करके वहां से निकल जाता है और गांव के मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर रोने लगता है। तभी वहां से वही बाबा गुजर रहे होते हैं। राजू को देखकर वो उसके पास जाते हैं। अरे राजू बेटा, क्या हो गया? तू इतना चिल्ला चिल्ला कर रो क्यों रहा है? कोई समस्या है क्या? अरे गुरुजी, आप यहाँ, अब क्या ही बताऊं आपको गुरुजी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आ जाएगा। गुरुजी, मेरी जिंदगी में तो तूफान ही आ गया है। चिंता मत कर बच्चा, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे सच सच बता दे, मैं तेरी समस्या जरूर हल करूंगा। फिर राजू उस बाबा को सारी बात बताता है। गुरुजी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तू चिंता मत कर बच्चा, मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो हर जगह मां मौजूद होता है, किसी ना किसी रूप में। फिर गुरुजी कुछ मंत्र पढ़ते हैं, तभी उनके हाथों में एक जादुई घड़ा प्रकट हो जाता है। देख मेरा बच्चा, ये है चमत्कारी घड़ा। तू हर दिन जो भी मेहनत करेगा, ये घड़ा नए नए पकवानों से भरता ही चला जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तू जिस दिन भी मेहनत नहीं करेगा, ये घड़ा खाली ही रह जाएगा। फिर तुझे उस दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए तुझे हर दिन मेहनत करते रहना है। पर गुरुजी, मुझे तो कोई काम नहीं आता। मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया। जो भी काम करते थे वो भैया ही किया करते थे। मैंने तो बस आज तक खाया और सोया हूं। अब यहीं से तेरी परीक्षा शुरू होती है। यही वो पल है बेटा जो तेरी जिंदगी को पलट के रख देगा। अगर तूने आज मेहनत कर ली तो तेरा घर तुझे वापस मिल जाएगा, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी मेरे बच्चे। चल जा, अब मेहनत पर ध्यान दे, बाकी ऊपर वाला तो है ही संभालने के लिए। फिर अगली सुबह राजू अलग अलग दुकानों में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे कोई भी दुकानदार काम पे रखने के लिए राजी नहीं था। लास्ट में राजू थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। क्या यार, क्या मैं इतना बुरा हूं जो मुझे कोई भी काम पे रखने के लिए तैयार नहीं है? सुबह से काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन मजाल हो कि कोई काम पे रख ले। तभी उसे सामने में एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों के गट्ठर के साथ दिखाई देता है। राजू उस आदमी को देखकर उसके पास जाने का फैसला करता है। क्या हुआ चाचा, एनी प्रॉब्लम? आप इतनी धूप में क्यों खड़े हो? वैसे भी अगर आप ज्यादा देर इस धूप में खड़े रहे
तो आपको लू लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है काका। अब तुझे क्या बताऊं बेटा, मुझे ये लकड़ियों का गट्ठर अपने घर ले जाना है, लेकिन ये गट्ठर इतना भारी है कि मैं इसे उठा ही नहीं पा रहा हूं। अच्छा कोई बात नहीं चाचा, मैं हूं ना, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूं। ये लकड़ियों का गट्ठर मैं उठा देता हूं आपके लिए, बस आप मुझे अपने घर का रास्ता बताते जाना। फिर राजू उस आदमी के लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उसके घर की ओर चलने लगता है। बस बेटा, यही है मेरा छोटा सा कुटिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। आज अगर तू समय पर नहीं आता तो मुझे दिन भर उस धूप में तपते रहना पड़ता। अरे चाचा कोई बात नहीं, आप तो मेरे पिता के समान हो, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है चाचा। चलिए अब मुझे जाना होगा, शाम काफी हो चुकी है। फिर राजू उस आदमी की मदद करके मंदिर की ओर जाता है। जब राजू गुरुजी का दिया हुआ चमत्कारी मटका चेक करता है, वो देखता है कि उस मटके के अंदर कुछ भोजन आ गया है। गुरुजी ने सही बोला था, ये घड़ा तो सच में चमत्कारी है। फिर राजू धीरे धीरे छोटे मोटे काम करने लगता है और पैसे कमाने लगता है। ऐसे ही मेहनत करके वो अपना घर भी छुड़वा लेता है। फिर एक दिन जब राजू शाम को अपना काम खत्म करके घर लौटता है, तब वो देखता है कि उस घड़े से अजीब सी रोशनी निकल रही है। अरे ये क्या, इस घड़े से ये अजीब सी रोशनी कैसे निकल रही है? जरा देखो तो, इसमें कुछ है क्या? राजू जैसे ही उस घड़े को चेक करने के लिए जाता है, वो घड़ा नीचे गिर के टूट जाता है। अचानक से उस घड़ी से गुरुजी की आवाज आती है। गुरुजी राजू से बोलते हैं, बेटा राजू, मैं गुरुजी बोल रहा हूं। बेटा राजू, अब तुझे इस घड़े की कोई जरूरत नहीं है। तू अब मेहनती हो गया है, अब तेरे पास हुनर है। अब तू अपनी मेहनत से अपनी किस्मत का ताला खोल सकता है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा मेरे बच्चे। जी गुरुजी, मैं समझ गया। ये घड़ा मुझसे नहीं बल्कि अपने आप ही टूट गया है। अब मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। फिर राजू आलसी से खूब मेहनती हो जाता है और सारा काम खुद से करने लगता है। इससे हमें ये पता चलता है कि मेहनत ही सफलता की वो सीढ़ी है जिससे हमें कामयाबी मिलती है।